हेलो बच्चों, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे। वो है चैप्टर नंबर 7 फॉर क्लास 8, पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। तो यही चैप्टर भी मैंने क्यों चूज किया है कि काफी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि नई वाली जो एनसीईआरटी आई है क्लास 8 की, उसकी वीडियोस अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। तो इसीलिए मैंने स्पेशली ये चैनल स्टार्ट किया है और मैं इसमें जो भी सारा नया सिलेबस है उसकी वीडियोस डालूंगी ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, आप लोगों को कहीं जाना ना पड़े और आप आराम से घर बैठ के पढ़ें। और जो भी आप डाउट्स हो वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे लिख सकते हैं। आई विल डू सम लाइव सेशंस आल्सो टू सॉल्व योर Q&A. So there will be a proper Q&A session where if you want I can explain some concepts which are not clear and I can give answers to your questions as well. तो चलिए इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं आज का हम ये चैप्टर फॉर क्लास 8, चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी बुक विच इज क्यूरोसिटी। बुक का नाम है क्यूरोसिटी और चैप्टर का नाम है पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर। अब चैप्टर के नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि हम मैटर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे तो जब भी हम मैटर की बात करते हैं तो तीन चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। द फर्स्ट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो उसी के बारे में हम आज और डिटेल में बात करेंगे, जो थोड़ा सा हायर लेवल है वो टच करेंगे। और ये जो मैटर है ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम हायर क्लासेस में भी पढ़ने वाले हैं टिल आर क्लास 10th। और अगर आप साइंस लेते हैं तो ये और आगे भी जाएगा आपके साथ, फिजिक्स में भी आप इसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे इन 11th एंड 12th। सो आपका इसमें बेस होना, आपकी फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर लाइन जो है वो मैं आज एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ा रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो। और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप वो मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट इज probe and ponder. Probe and ponder means कि let's do some search and then think. Ponder is to think. So why is it possible to pile up stones or sand but not a liquid like water? हम पाइल अप कर सकते हैं स्टोन्स को, पेबल्स को एक के ऊपर एक लगा सकते हैं, लेकिन हम वाटर के साथ ये क्यों नहीं कर सकते? We cannot do it with water because water does not have a fixed volume, or water does not have a fixed shape, whereas stones and stone has a fixed volume as well as a fixed shape. Sand has a fixed volume. It doesn't have, it is very small in nature but it has a certain volume. That is why we can pile up. हम आपने देखा होगा हम रेत के पहाड़ बनाते हैं, बीच पे जाते हैं, कुछ है, लेकिन हम पानी के साथ वो नहीं कर सकते क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है विच इज इन फ्लो. वी कैन नॉट पाइल अप द वाटर. Second point is, why does water take the shape of folded hands but lose that shape when released? अब जो ये दोबारा से वही वाली बात है कि why does the water take the shape of folded hands but lose that shape when released? जब हम छोड़ देते हैं तो वो पानी जो है वो हमारे हाथ से रिलीज कर जाता है, निकल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ फ्लूइड. इट जो बहना है वो उसकी नेचर में है. फ्लो इज द पार्ट ऑफ द वाटर. इट्स अ फ्लूइड. दैट इज व्हाई इट कैन नॉट, इट हैज टू बी रिलीज्ड. इट कैन नॉट स्टे इफ देयर विल बी नो सपोर्ट. तो आप पानी को भी जिस चीज में डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है, चाहे वो एक ग्लास हो, जार हो या वेसल हो, कोई भी वेसल हो, तो वो उसकी शेप ले लेता है बिकॉज इट डज नॉट हैव इट्स ऑन फिक्स शेप. सो आप जिस भी शेप में डालेंगे वो उसी उसी की शेप लेगा. We cannot see air, so how does it add weight to an inflated balloon? So we cannot see the air, but we can feel the air. Air is there, and air has its volume also. So that is why we can have air in the balloon, and it has the weight as well because it has air has the volume. Is the air we breathe today the same that existed thousands of years ago? Not really, because nowadays there's a lot of pollution, and because of the ozone layer and globalization factors, the other gases have also entered. So not really, it's not the same. It's changed slightly. The component of the gases in the air has changed. Okay, now let's start from here. You might have collected pebbles and stones from the sand while playing on a river bank or a beach. Where do these pebbles, stones and sands come from? Okay, तो अब क्वेश्चन ये है कि आप
जब छोटे थे अपने बचपन में, या आप कभी भी आप बीच पे जाते थे कुछ है, तो आपने वहां पे कलेक्ट करे होंगे पेबल्स और स्टोन्स, ठीक है, फ्रॉम द सैंड। जब भी आप रिवर बैंक पे खेलते थे या बीच पे खेलते थे, तो ये आते कहाँ से हैं? ये पेबल्स, ये स्टोन्स और ये सैंड जो है, ये वहां पे अवेलेबल कहाँ से होती हैं, ये क्वेश्चन है। इन द माउंटेन्स रॉक्स ग्रेजुअली ब्रेक डाउन due to erosion. Rivers flowing through these region carry along the eroded rock pieces. तो होता क्या है कि जब माउंटेन्स में धीरे धीरे बहुत पुराने होने लग जाते हैं, तो जो रॉक्स होते हैं वो ग्रेजुअली ब्रेक डाउन होते हैं इरोजन की वजह से। कभी इरोजन होता है तो आपने देखा होगा, लैंडस्केपिंग होती है तो बहुत बड़े बड़े रॉक से जो पत्थर हैं वो टूट के नीचे आ जाते हैं। तो रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दीज रीजन्स, जब डिस्ट्रीब्यूटरीज निकलती हैं रिवर्स की, या फिर जो खुद रिवर्स या झरने निकल रहे होते हैं जो आके मिलते हैं बड़ी बड़ी नदियों में और सी में, वो उनको अपने साथ कैरी कर लेते हैं। सो रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दीज रीजन्स कैरी अलोंग द रॉडेड रॉक पीसेस। As the river flow, they continue to break down the rocks further into pebbles. And जैसे जैसे rivers flow करती हैं, ये continue भी करती रहती हैं rocks को break down. They break down the rocks into pebbles, stones and sand and transport large quantities of them into the plains. तो होता क्या है, जब ये स्ट्रीम में बहती हैं रिवर या फिर स्ट्रीम्स या डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो ये अपने साथ इन पत्थरों को लेकर आती हैं, और इन द मीन टाइम ठोकरें खा के ये पत्थर और भी छोटे हो जाते हैं और फर्दर ब्रेक डाउन भी हो जाते हैं और चेंज होते रहते हैं ये पेबल स्टोन्स और सैंड के अंदर। और इसी तरह से ये लार्ज क्वांटिटी में ऊपर माउंटेन से प्लेन्स तक पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिवर। द बिगर रॉक्स आर इवेंचुअली ब्रोकन डाउन इनटू फाइनर ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड क्ले। जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो भी इवेंचुअली ब्रेक डाउन हो जाते हैं फाइनर ग्रेन्स ऑफ सैंड एंड क्ले। उसी से वहां से ही हमारे को सैंड और क्ले भी मिलती है। इज दिस ग्रेन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ बिगर रॉक, or can these grains of sand and clay can be broken down further? Let us find out. तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने देखा कि ये जो हमारे को पेबल, स्टोन, सैंड, क्ले, ये सब चीजें जो हमें ऑन द साइड ऑफ द रिवर या सी पे जो देखने को मिलती हैं, अब इसमें जो ग्रेन होता है इसका, क्या वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है रॉक्स का, बड़े बड़े रॉक्स का, या फिर इससे भी छोटा हो सकता है, इसको भी हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं? तो अब उस बारे में हम बात करेंगे। तो हम उस बारे में बात क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, आप पढ़ेंगे कि हम बात करने वाले हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर की। कि मैटर किससे बनता है, क्या स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है मैटर का। जैसे हमारी बॉडी है, वो एक जो आप देखिए हमारी बॉडी कितनी विशाल होती है, कितनी बड़ी होती है, लेकिन हमारी बॉडी बनती किससे है? हमारी बॉडी बनती है सेल्स से। तो एक एक सेल कर कर जब जुड़ता है तब जाके हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो आगे पढ़ेंगे, व्हाट इज द मैटर कंपोज्ड ऑफ, मैटर बना किससे है। एक्टिविटी 7.1, लेट अस एक्सप्लोर। अब ये वाली एक्टिविटी ध्यान से देखिएगा। टेक अ स्टिक ऑफ चॉक एंड ब्रेक इट इनटू टू पीसेस। एक बड़ा चौक का पीस लीजिए, उसको दो पीसेस में ब्रेक कीजिए। कंटिन्यू ब्रेकिंग द चौक till it becomes difficult to break it further by hand. इतना उसको तोड़िए, तोड़ते जाइए, इतना उसको ब्रेक डाउन कीजिए that it becomes difficult। तो बच्चों इसको आपने तब तक फर्दर ब्रेक करना है जब तक ये बिल्कुल स्मॉल स्मॉल पीसेस में ना हो जाए। और वो एक जब हम स्कूल में खेलते थे तो एक ऐसा भी टुकड़ा होता था ना चौक का, जिसको अब फर्दर हाथ से नहीं तोड़ सकते, तब तक वैसे उसको ब्रेक करते रहना है। फिर वो कह रहा है कि ग्राइंड द स्मॉल पीसेस ऑफ चॉक थस ऑब्टेन्ड यूजिंग मोटार एंड पेसल। अब जो आपके पास ये छोटे छोटे पीस के चौक आ जाएंगे जो आप फर्दर नहीं हाथ से ब्रेक डाउन कर सकते। मोटार एंड पेसल समझते हैं, जिसमें मम्मी चटनी पीसती थी पहले, अब तो मिक्सी आ गई है, मम्मी या दादी, जिसके अंदर जिसमें आज के दिन में भी हम कभी कभी घर में अदरक कूटते हैं या धनिया कूटते हैं, तो उसमें वो कह रहा है आप चलाइए उसको और उसको बिल्कुल ग्राइंड कर लीजिए एक फाइन पाउडर में। फिर what he's saying is observe the fine powder of chalk with a magnifying glass। अब जब ये आपने पाउडर बना लिया, सी फिगर में आपको दिख रहा है, अब आप उसको ऑब्जर्व कीजिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास से ध्यान से। ईच टाइनी ग्रेन यू ऑब्जर्व इज स्टिल अ स्पेक ऑफ chalk। अब जो हर एक छोटा से छोटा टाइनी ग्रेन आपको दिख रहा है ना चौक का, वो है स्पेक ऑफ द चौक। स्पेक समझते हैं आप? दैट यूनिट विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, जिसको आप आगे तोड़ नहीं सकते, जो सबसे छोटी यूनिट है। इज एवरी स्पेक ऑफ दिस फाइन चौक पाउडर स्टिल कंपोज्ड ऑफ द सेम सब्सटेंस
or has it changed into something else on breaking or grinding? अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है जो ये बॉय बना हुआ है कि इज एवरी स्पेक, जो ये हर स्पेक है इस फाइन चॉक पाउडर का, स्टिल कंपोज्ड ऑफ द सेम सब्सटेंस, क्या वो सेम ही सब्सटेंस है जिससे चॉक बना था, और हैज इट चेंज इनटू समथिंग एल्स ऑन ब्रेकिंग डाउन? जब हमने उसको ब्रेक डाउन किया या हमने उसको ग्राइंड किया तो कुछ सब्सटेंस बदल गया है? नहीं, सब्सटेंस नहीं बदला, सब्सटेंस वही है, सेम ही है। तो पढ़ते हैं इसमें। ए में हमने देखा था स्टिक ऑफ द चॉक थी, बी में द चॉक स्टिक ब्रोकन इनटू पीसेस था, सी में अ पीस ऑफ चॉक था ग्राउंड इनटू फाइन पाउडर, उसको हमने पाउडर में बना लिया था। डी में हम अ क्लोजअप व्यू देख रहे हैं चॉक पाउडर का अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो रिकॉल क्यूरोसिटी ग्रेड 7, जिन बच्चों ने क्यूरोसिटी पढ़ी है क्लास 7th में भी, उनको कहा जा रहा है कि रिकॉल कीजिए ग्रेड 7 का चैप्टर चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। इज ग्राइंडिंग चॉक अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज? जब हम ग्राइंड कर रहे हैं चॉक को तो क्या वो एक फिजिकल चेंज है या वो एक केमिकल चेंज है? ऑफ कोर्स वो एक फिजिकल चेंज है, वो एक केमिकल चेंज नहीं है। So grinding of the chalk is a physical change. You learned that the chalk does not change into a new substance on grinding. हमने क्या पढ़ा था कि जब भी केमिकल चेंज होगा तो कोई एक नया सब्सटेंस बनेगा। जब नया सब्सटेंस बनता है तभी केमिकल चेंज होता है, लेकिन जब हम चॉक को ग्राइंड कर रहे हैं और पाउडर में बना रहे हैं तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, चॉक ही है, वो चॉक का पाउडर हो गया, मतलब बहुत ज्यादा वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होके वो पाउडर फॉर्म में हो गया, बट नया सब्सटेंस कुछ नहीं है। So it's not a chemical change, it's a physical change. It is a physical change in which only the size of each speck of chalk has further reduced. उसको रिड्यूस कर दिया गया हमने फर्दर साइज को, क्योंकि हमने पहले उसको तोड़ा, फिर और छोटा किया, फिर और तोड़ा, फिर जब हमसे नहीं टूटा तो हमने उसको ग्राइंड कर दिया, हमने उसका पाउडर बना दिया, तो हमने उसको स्पेक्स में चेंज कर, छोटे 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 पार्टिकल्स में चेंज कर दिया है। सो उसके अंदर वी कैन नॉट से कि केमिकल चेंज है, इट इज डेफिनेटली अ फिजिकल चेंज। चलिए आइए अब यहाँ से पढ़ते हैं। These specks of chalk powder can be broken further into smaller particles by further grinding. Let us imagine that this process of grinding continues. Eventually, we reach a stage where the chalk particles cannot be broken down any further. So these specks of chalk powder now can be broken further into smaller pieces by further grinding. अगर आप इसको मिक्सी में चलाओ या किसी चीज में तो ये और ज्यादा ग्राइंड हो जाए। Let us imagine that this process of grinding continues. Eventually, we would reach a stage where the chalk particles cannot be broken down anymore. Now we cannot break them any further. The tiny units obtained at this stage are the basic building blocks that the chalk was made up of. जो सबसे टाइनीएस्ट यूनिट आएगा ना, ऑब्टेन होगा इस स्टेज में, दैट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दिस चॉक, जिससे ये चॉक मेड अप हुआ है, वो उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कहलाएंगे, जो टाइनीएस्ट मींस व्हिच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन, जिससे हमारी बॉडी जो है बनती है। करेक्ट। और सेल से जो है ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम बॉडी बनती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। So now she's asking a question. Are the units of chalk obtained in this manner considered the smallest unit of chalk? Yes. Absolutely correct. This means that one whole piece of chalk was made up of a large number of smaller units. ठीक है? तो एक जो whole piece of chalk था, that is made up of large number of smaller units. These units are called constituent particles of chalk. A constituent particle is the basic unit that makes up a larger piece of a substance or material. अब जो ये constituent particle है, ये एक basic unit है जिससे पूरा हमारा जो chalk का piece है वो बना है, ठीक है? So constituent particle क्या है हमारा? Smallest unit which cannot be further broken down. So what is the another name? The another name is constituent particle. Just like chalk, the grains of sand and clay are not the smallest unit of bigger rocks. जैसे chalk है, वैसे grains जो होते हैं sand और clay के जो हमें बीच में मिलते हैं, वो भी कोई smallest unit नहीं है बड़े बड़े rocks के. These are also made up of larger number of their constituent particles. तो आप अगर इनको rocks को या sand को further grind करोगे, तो आपको तब constituent particles मिलेंगे, क्योंकि इनके अंदर भी लार्जर नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो लेकिन ये रॉक्स तो बहुत बड़े बड़े होंगे, तो इसके लिए कौन सी मशीन यूज हो सकती है कि वो और बहुत तेज ग्राइंड?
अगर वो दे आर गिविंग एन एग्जांपल कि अगर आप चाहो तो आप उसको फर्दर मोटर और पेस्टल में या मिक्सिंग में ग्राइंड करके आप उनको देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि वो चीज जो है वो आगे और ज्यादा फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड हो रही है। तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आप और आगे बना सकते हो। ठीक है, सो लेट अस एक्सप्लोर फर्दर। रिकॉल the solution of sugar into water to form a solution. What happens to sugar when it is dissolved in water? So recall करिए कि जब आप solution of sugar करते हैं into water to form a solution, एक solution बनाने के लिए आप चीनी को पानी में डालते हैं। What happens to sugar when it is dissolved in water? It disappears. It disappears. Activity 7.2. Let us perform. Fill a glass tumbler with drinking water. Put 2 teaspoons of sugar into it. Do not stir the water. Taste a small spoon of water from the top layer of the glass. तो अब आपको करना क्या है, आपको एक टम्बलर लेना है, ग्लास टम्बलर लेना है, उसमें आपको ड्रिंकिंग वाटर डालना है, उसमें आपको 2 टीस्पून शुगर डालनी है और उसको आपको स्टर करना है, उसको आपको अच्छे से मिक्स करना है, मिलाना है। फिर आपको क्या करना है, टेस्ट करना है एक स्मॉल स्पूनफुल ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ द ग्लास। So does the water taste sweet? Yes. Now stir the water until the sugar dissolves completely. अभी क्या होगा कि हो सकता है कि थोड़ी सी नीचे शुगर बैठ गई हो, ना डिजोल्व हुई हो, तो अब वो कह रहा है कि आप तब तक मिलाते जाइए जब तक शुगर जो है वो completely dissolve ना हो जाए। Again, take a spoonful of water from the topping. What differences in taste do you notice? Does it taste sweet? Since the top layer of water tastes sweet after dissolving sugar, it must be present in the solution. अब अगर टॉप लेयर में ही स्वीटनेस आ रही है तो दैट वो पूरे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो स्वीटनेस। डू यू ऑब्जर्व एनी शुगर पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन? No. Why? Because it is completely dissolved. Sugar particles can no longer be observed, but their presence can be sensed by taste. अब शुगर पार्टिकल तो आपको नजर नहीं आएगी, ऑब्जर्व नहीं हो पाएगी, because it is completely diluted, it is completely mixed, but it can be sensed by taste. When sugar dissolves in water, it breaks up into its constituent particles, which cannot be broken down further. जब शुगर डिजोल्व हो जाती है अच्छी तरह से पानी में, इट ब्रेक्स अप इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वो फर्दर ब्रेक होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, which cannot be broken down further, क्योंकि अब वो चीज जो है वो अच्छे से डिजोल्व हो गई है और उसके ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए हैं जो हमारे को विजिबल भी नहीं है। और अब उसको हम और फर्दर मिक्स भी करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। Each tiny grain of sugar is made up of millions and millions of such constituent particles. और हर इसी तरह से हर जो शुगर का ग्रेन है, टाइनी ग्रेन है, वो बना हुआ है मिलियन एंड मिलियन ऑफ सच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो पानी में डिजोल्व हो रहे हैं, और फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इतने छोटे हो गए हैं कि वो हमारे को विजिबल भी नहीं, और वो अच्छे से पानी में डिजोल्व हो गए हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंस जो है वो अब हमें विजिबिलिटी से नहीं पर टेस्ट से सेंस हो सकती है। ठीक है, so this is the activity. Now activity 7.1 and 7.2 support the idea that matter is composed of a large number of extremely small particles. अब जो हमने 7.1 पढ़ी थी एक्टिविटी क्या थी, उसमें हमने चॉक की एक्टिविटी करी और 7.2 में हमने पानी में शुगर डिजोल्व करी। इन दोनों एक्टिविटीज से हमें क्या चीज जो है वो पता चलती है, वो ये पता चल रहा है कि जो मैटर है वो कंपोज्ड है लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। तो स्मॉल पार्टिकल्स मतलब constituent particles. These particles are so small that they cannot be seen even through an ordinary microscope. और ये इतने छोटे हैं कि आप इनको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतने दैट इज व्हाई समटाइम्स दे बिकम इनविजिबल आल्सो। ठीक है, सो बट वेयर डिड द शुगर गो? अब हमें दिख नहीं रही है तो वो गई कहाँ भाई? The tiny sugar particles separate and occupy the available spaces between the water particles. These spaces between the particles are known as interparticle spaces.
So where did the sugar go? The tiny sugar particles separate and occupy the available spaces between the water particles. जो tiny sugar particles थे ना, वो separate हुए और occupy the, उन्होंने क्या occupy करी, जो spaces available थी water particles में. अब हमने ये पहले पढ़ रखा है कि जो water है उसके अंदर जो particles होते हैं वो loosely packed. तो loosely packed मतलब कि उनके बीच में space. अब वो space किसने occupy कर ली? Sugar particles. These spaces between the particles are known as interparticle space. अब जो ये स्पेस जो इन्होंने ऑक्यूपाई करी है शुगर पार्टिकल्स में, वो स्पेसेस हैं इंटरपार्टिकल स्पेस. ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जस्ट मेक इट क्लियर इन योर माइंड. द टाइनी शुगर पार्टिकल्स separate and occupy the available spaces between the water particles. These spaces between the particles are known as interparticle spaces. Chalk and sugar can both be broken down into their constituent particles, but how are the constituent particles held together to form the solid pieces we see? अब क्वेश्चन क्या है कि chalk and sugar can both be broken down into constituent particles. आप दोनों को ब्रेक कर सकते हो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में, लेकिन how the constituent particles मतलब the smallest units held together to form the solid pieces PC. अब दोबारा से अगर इन constituent particles को हम जोड़ें तो क्या हम फिर से वो solid पीस बना सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं? It decides different states of matter. What decides कि क्या डिसाइड करता है कि जो मैटर है उसका स्टेट जो है वो डिफरेंट है. So the constituent particles of matter are held together through forces which are attractive in nature. So अब क्वेश्चन ये है कि constituent particles जो है मतलब जो smallest particles of matter हैं are held together through forces which are attractive in nature. तो उनको हम इकट्ठा लेकर आते हैं through forces which are attractive in nature. These forces are called interparticle attractions. और ये forces कहलाते हैं interparticle attractions. The strength of these attractions depend on the nature of the substance and the interparticle distance. अब जो strength है इन attractions की वो डिपेंड करती है, इन forces की वो डिपेंड करती है कि नेचर क्या है सब्सटेंस का और द इंटरपार्टिकल्स जो इंटरपार्टिकल्स है उनमें डिस्टेंस कितना है, क्या वो टाइटली पैक्ड है या फिर वो लूजली पैक्ड है. इवन अ स्लाइड इंक्रीज इन द डिस्टेंस डिक्रीजेस द इंटरपार्टिकल फोर्सेस ड्रास्टिकली. अगर थोड़ा सा भी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इवन अ स्लाइट इंक्रीज होता है, तो इट डिक्रीजेस द इंटरपार्टिकल फोर्सेस ड्रास्टिकली. तो वो डिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, जो उनकी इंटरपार्टिकल की जो फोर्सेस है वो डिक्रीज हो रही. The strength of these forces ultimately decides the physical state of the substance. और जो ये forces हैं जो कि मैं आगे पढ़ा रही हूँ आपको, जब पढ़ाने जा रही हूँ, उनकी स्ट्रेंथ जो है अल्टीमेटली डिसाइड करती है कि क्या फिजिकल स्टेट बनेगी उस सब्सटेंस की. क्या वो सब्सटेंस सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा या फिर गैसियस. ठीक है, अब ये पढ़ते हैं. और आर्ट साइंटिफिक हेरिटेज. यू नो that since ancient times people have been thinking about how far things could be broken down and what is the matter made up of. तो पहले कभी जो साइंस मतलब सॉरी सिंस एंशियंट टाइम्स, जो पुराने टाइम में एंशियंट टाइम में लोग ये सोचते थे, people have been thinking that how far things could be broken down, कि हम उनको किस हद तक स्मॉलेस्ट पार्टिकल में तोड़ सकते हैं और एक्चुअली मैटर जो ये भी सब्सटेंस या जो भी मैटर है वो बना किससे. तो आचार्य Kanad, an ancient Indian philosopher, first spoke about the idea of Parmanu. Parmanu means atom. He believed that matter is made up of tiny, indivisible, eternal particles called Parmanu. This idea was written in his work called Vesh.
वैशिका सूत्र। तो हमारे आचार्य कनट, इन्होंने, ये एक एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर थे, इन्होंने सबसे पहले बात करी थी परमाणु की, जिसको एटम बोला जाता है, जो टाइनीस्ट स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल फर्दर ना डिवाइड होने वाला एटर्नल पार्टिकल है। और ये जो है उन्होंने इस आइडिया के बारे में अपनी बुक में भी लिखा था, अपने काम में भी लिखा था, जिसका नाम है वैशिका सूत्र। ठीक है, coming to the next page, let us explore how these attractions vary in different states. अब हम देखते हैं कि ये जो अट्रैक्शन है या ये जो फोर्सेस हैं, ये कैसे हमें डिफरेंट स्टेट्स के मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं। फर्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इज सॉलिड स्टेट। हाउ आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर इन सॉलिड। तो अब जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मिलकर कैसे सॉलिड्स बनते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्टिविटी 7.3, लेट अस फाइंड आउट। Collect a few solid objects such as piece of iron or an iron nail, a piece of rock salt, a stone, a piece of wood, a key and a piece of aluminium. ठीक है, इन सब की फिगर्स दी हुई है आपको फिगर 7.3 में। सो सम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, तो क्या क्या सॉलिड ऑब्जेक्ट्स है? आयरन नेल, कील हो गई आपकी, रॉक सॉल्ट हो गया, स्टोन हो गया, वुडन ब्लॉक हो गया, की हो गई, पीस ऑफ एल्यूमिनियम। ये आप जो सारी सॉलिड्स हैं ये आप कलेक्ट कर लो ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जर्व देयर शेप्स एंड साइजेस। अब आपको क्या करना है? इनके शेप्स और साइजेस को ऑब्जर्व करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राई हैमरिंग देम। हैमर लीजिए और हैमर से इसको स्ट्राइक करके देखिए। In which of the above 6 objects do you think particles are strongly held together? अब जब आपने हैमरिंग किए particles, you must have noticed that all these objects are solids. अब ये तो हमने पहले ही जान लिया था जब हम ये सारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर रहे थे कि ये हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? सॉलिड्स हैं। दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, और चाहे वो आयरन नेल हो, रॉक सॉल्ट हो, स्टोन हो, वुडन ब्लॉक हो, की हो, या फिर पीस ऑफ एल्यूमिनियम, इन सबके पास एक डेफिनेट शेप है। और this is due to the fact that in solids the particles are tightly packed and the interparticle interactions are very. अब ये क्या जो हमने इस लास्ट ईयर पढ़ी थी, ये क्या फैक्ट है? ये फैक्ट है कि सॉलिड्स के अंदर जो है पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं एंड द इंटरपार्टिकल अट्रैक्शंस आर वेरी स्ट्रांग। ओके, तो जो इंटरपार्टिकल अट्रैक्शंस है वो बहुत स्ट्रांग होती है। These strong forces of attraction hold the particles in fixed positions, preventing them from moving freely. अब जो ये strong forces होते हैं ना, जो ये tightly packed particles जो है लेकर आते हैं आपस में, ये जो है ये strong forces of attraction hold करते हैं particles को fixed position, preventing them from moving freely. इतना उसको टाइटली होल्ड करते हैं फिक्स पोजीशन में कि वो इधर उधर कहीं आप पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, वो जहां है वो वहीं रहेंगे और बिल्कुल फिक्स पोजीशन में रहेंगे। द पार्टिकल्स कैन ओनली मूव टू एंड फ्रो अबाउट देयर पोजीशंस, वाइब्रेट और ऑक्सीलेट, बट कैन नॉट मूव पास्ट ईच अदर। पार्टिकल्स थोड़ा सा मूव कर सकते हैं टू एंड फ्रो पोजीशन में, मतलब जैसे अब कोई वाइब्रेशन हो रही है, जैसे अब आपने कोई सपोज कर लो आपने कोई ग्लास है उसमें आपने स्पून से टन किया तो वाइब्रेशन हुई, तो वो जो उसके पार्टिकल्स है वो टू एंड फ्रो पोजीशन में वाइब्रेट होंगे, जरूर होंगे, बट दे कैन नॉट पास ईच अदर। ये नहीं है कि आगे वाला पीछे आ गया, पीछे वाला आगे आ गया, ऐसा नहीं। वो सब फिक्स्ड है अपनी पोजीशन में और वो वहीं रहेंगे जहां वो है। They can only move slightly to and fro, but they cannot leave their positions. ठीक है? So when solids are heated, their particles vibrate more vigorously. Vigorously होते हैं. A stage is reached when these vibrations become so vigorous that the particles start leaving their position. ये इतने ज्यादा वाइग्रस हो जाते हैं कि ये पार्टिकल्स जो हैं ये अपनी पोजीशन शुरू कर देते हैं। The interparticle forces of attraction get weakened and the solid gets converted into the liquid state. अब हुआ क्या जी, हीट से हीट दी जब हमने तो जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस थे अट्रैक्शन के वो वीक हो गए और जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड से।
तो अब हमारा वो सॉलिड रहा ही नहीं, तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज उसमें नहीं होंगी। सॉलिड की प्रॉपर्टी ये थी कि जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होंगे, फिक्स पोजीशन में होंगे। अब वो वीक हो चुका है, अब ना उनका अट्रैक्शन और फोर्स सेम रहा है, तो ना ही वो अब टाइटली पैक्ड रहेंगे और ना ही वो फिक्स पोजीशन में रहेंगे। The temperature at which this happens is the melting point of the solid. This point needs to be remembered कि जिस टेम्परेचर पर ये पोजीशन आएगी कि सॉलिड जो है वो लिक्विड पे चेंज हो रहा है, वो टेम्परेचर होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। क्लियर है? क्योंकि हमने सॉलिड को मेल्ट कर दिया और लिक्विड में उसकी हमने फॉर्म चेंज कर दी, उसकी चेंज। So first diagram shows that A part that this is a solid, you can see that the particles are tightly packed. B shows particles with increased vibrations. ये हो रहा है जब particles to and fro move कर रहे हैं, vibration. और C स्टेट दिखा रहा है कि जब हमने उसको बहुत हीट दी और ज्यादा हीट देने से बहुत ज्यादा उसमें वाइब्रेशन, विग्रस वाइब्रेशन हुई, और विग्रस वाइब्रेशन होने के बाद उसका जो टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर से जो उसकी अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो वीकेंड हो गए, और फाइनली पार्टिकल्स ने अपनी अपनी पोजीशन छोड़ दी एंड दे बिकम loose. They are not anymore tightly packed to each other. So this is the magnified schematic pictures of melting of a solid. So this is, we see that when a solid is converted to a liquid on providing heat. Now come to the next page. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point. This is very important. This is the definition of the melting point. इसको by heart आपको remember करना है, पहले आप इसको अच्छे से समझिए। वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स melting point. The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called its melting point. Generally, in a liquid state, particles are somewhat farther away from each other as compared to those in solid state. अभी जो मैंने आपको पहले बताया था कि लिक्विड स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से मैटर के साथ सॉलिड स्टेट के सेक्शन, its particles are farther apart than those in water. आइस वैसे कहने को तो एक सॉलिड है, पर ये एक एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि सॉलिड होने के बावजूद भी इसके जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक नहीं होते, वो फादर अपार्ट होते हैं देन दोज इन वाटर। वाटर एक लिक्विड है, वाटर से भी ज्यादा दूर होते हैं आइस में। तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर एज एन एक्सेप्शन कि आइस इज अ exception which is solid but its particles are farther away, farther apart. So some solids have weak interparticle forces of attraction, so their melting points are low. कुछ solids होते हैं जिनके weak interparticle forces of attraction होते हैं, तो उनका melting point और low होता है। क्यों? क्योंकि जो उनके interparticle forces of attraction है वो जो है वो weak है. White other have strong attractive forces and have high melting. और जिनके ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो ज्यादा आपको हीट देंगे। Some examples of solids and their melting points are shown in table 7.1. तो चलिए हम नीचे टेबल देख लेते हैं। Table 7.1 melting points of some solid. तो नंबर 1 is ice. हमारा जो मटेरियल है इसमें वो आइस है और मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। सेकंड है हमारा यूरिया, ये भी हमारा एक सॉलिड मटेरियल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 133 डिग्री। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा है आइस। आइस वैसे भी हमारा एक एक्सेप्शन थी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है। आयरन जो सॉलिड है उसको अगर आपको मेल्ट करना है तो आपको कितने लेवल की हीट देनी पड़ेगी? 1538 डिग्री सेल्सियस, तब ये जो सॉलिड है ये मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में आएगा। ओके, some solids have a definite volume. What about liquids and gases?
तो सॉलिड जितने भी होते हैं उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन वो पूछ रही है कि लिक्विड और गैसेस में क्या वॉल्यूम डेफिनेट होता है या नहीं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 7.2.2 लिक्विड स्टेट एक्टिविटी 7.4 लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट। अब हम देख रहे हैं वाटर प्लेस्ड इन कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। अब अलग अलग कंटेनर्स हैं, ए में बॉटल है, बी में जार है, सी ग्लास। तीनों में सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर दिख रहा है मुझे, 200 मिलीलीटर ए में है जो एक बॉटल है, 200 मिलीलीटर बी में है जो एक जार है, और 200 मिलीलीटर एक ग्लास में है। पहले कह रहे हैं वो टेक 3 clean and dry containers of different shapes, label them ABC as figure 7.5. Mark the 200 milliliter level in each container using a marker or by pasting a thin strip of paper. तो 200 जहां पे भी आपका 200 मिलीमीटर लेवल खत्म हो रहा है वहां पर आपको क्या करना है, एक मार्कर लगाना है। या तो आप परमानेंट मार्कर लगाइए, नहीं तो आप एक थिन स्ट्रिप ऑफ पेपर पेस्ट कर दीजिए तीनों ऑब्जेक्ट्स पे, चाहे वो बॉटल हो, चाहे वो जार हो, चाहे वो ग्लास हो। Fill container A with water up to the marked level. Carefully transfer the water from container A to container B without spilling and observe the shape and level of the water. Now transfer the same water from container B to container C carefully and observe the shape and its level again. अब सेम ही पानी को पहले हमने ए में डाला 200 मिलीलीटर, फिर उसी पानी को हमने ए से बी में डाला जार में सेम 200 मिलीलीटर, और फिर उसी पानी को बी से हमने सी में डाला जो कि एक ग्लास है 200। You will notice that the water takes the shape of the container into which it is poured. जिसमें भी आपने कंटेनर में पानी पोर किया है, पानी ने उसी कंटेनर की शेप ले ली। So we can say that the liquids do not have a fixed shape and take the shape of the container they are kept. Liquid does not have any shape. The shape of the container in which they are kept. This happens because the particles of liquids are free to move. अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो particles हैं वो बहुत ही कहीं भी मूव कर सकते हैं, और जिस भी आप उनको ढांचे में डालेंगे, जिस भी सांचे में डालेंगे वो उसी की शेप लेंगे। In all three containers, the water level remains at 200 milliliter and no change in volume is observed. Hence, we can say that, and no change, that liquids have a definite volume. अब हम कह सकते हैं कि उनके पास वॉल्यूम तो डेफिनेटली क्योंकि 200 मिलीमीटर ही रह रहा है। However, if a container is not clean, some water may stick to its wall, causing the water level in the next container to be slightly less than 200 milliliter after pouring. Activity 7.4 shows that the particles of liquids can move freely, but only within a limited space. अब एक्टिविटी क्या दिखाती है हमारे को, जो 7.4 वाली थी, जो हमारी पुरानी एक्टिविटी थी, उसमें हमने क्या देखा था, क्या सीखा था 7.4? हमने ये देखा था कि पानी जो है वो हम तीनों चीजों में डाल रहे हैं और तीनों अपनी अलग अलग शेप ले रही हैं अकॉर्डिंग टू द वेसल। ठीक है, सो ये दिखा रहा है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये इजीली फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट ओनली विद इन अ लिमिटेड स्पेस। जो भी उनको वेसल दिया है जिसमें वो डल रहे हैं उसी स्पेस के अंदर। देयरफॉर वी कैन इन्फर दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट डेफिनेटली हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। का कोई शेप नहीं है लेकिन डेफिनेटली वॉल्यूम है। क्लियर? वॉल्यूम क्या है? 200 मिलीलीटर इस केस में 7.4 वाली एक्टिविटी, which is not changing in all the three cases, but the shape is changing. So we are not getting any fixed shape, but we are getting a fixed volume. Let us now compare intraparticle forces of attraction in liquids and solids. अब हम compare करते हैं intraparticle forces of attraction in liquids and solids. Liquids और solids के जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं उनको हम कंपैरिजन करेंगे liquids and solids में. Take some water in a shallow vessel and try to move your finger through it. अब आपने एक शैलो वेसल में एक आपने थोड़ा सा पानी लिया और आपने अपनी फिंगर, जैसे आपको दिखाया है इसमें इमेज में 7.6 में फिगर में, मूविंग फिंगर थ्रू वाटर, इसमें आपने अपनी फिंगर जो है वो मूव करनी शुरू करी। Are you able to move your finger through the water? क्या आप अपनी फिंगर इजीली मूव कर पा रहे हैं पानी में? Yes. Can move your finger through water
without breaking or cutting it permanently, which cannot be done in the case of solids. ये आप solids में नहीं कर सकते जो आप liquids में कर पा रहे हैं, ठीक है. When you try this, you are temporarily displacing water. जब आप ये कर रहे हो तो जितने पोर्शन में आपकी फिंगर जा रही है वहां का पानी जो है वो डिस्प्लेस होकर दूसरी साइड पे जा रहा है. सो जब आप अपनी फिंगर चला रहे हो पानी में तो आप टेम्परेरी डिस्प्लेस कर रहे हो वाटर. As soon as you remove your finger, the position of the water is restored. और जैसे ही आप अपनी फिंगर पानी से निकालते हो तो पानी जो आपकी जो अपनी जगह पे था वो वापस आ जाता है और जो पोजीशन है वो उसकी रिस्टोर हो जाती है. We can say that in liquids the interparticle attractions are slightly weaker than in solids. तो अब हम we can say that in liquids the interparticle attractions are slightly weaker than in solids. तो अब हम ये बोल सकते हैं कि इससे हम ये इन्फर करते हैं कि जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस होती हैं वो वीकर होती हैं इन सॉलिड्स बट स्टिल इनफ टू कीप द पार्टिकल्स क्लोज टाइट. सो क्या देखा हमने कि जो liquids we can say that in liquids the interparticle attractions are slightly weaker than in solids. सॉलिड में जितनी ज्यादा इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन होती है जो उसको टाइट रखती है अपनी जगह पे रखती है जो उसको हिला नहीं सकती वो जो है वो लिक्विड्स में थोड़ी कम होती है बट स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर. ठीक. Recall curiosity grade 6 chapter temperature and its measurement where you observe the temperature of boiling water. When a liquid is heated, a stage comes when it starts boiling. तो आप जब ये टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट का चैप्टर आपने पढ़ा था तो आपको ये बताया गया था कि जो टेम्परेचर है ऑफ बॉइलिंग वाटर वो कब आपको पता चलता है जब लिक्विड जो है आप उसको हीट करते रहते हो और फाइनली एक स्टेज आती है जब वो बॉईल होना शुरू कर देता है जब उसमें से बबल्स निकलने शुरू कर देते हैं तो वो उस पॉइंट पर जो है उसका जो बॉइलिंग वाटर जो है उसका हमारे को टेम्परेचर पता चलता है. The temperature at which a liquid boils and turns into vapor at atmospheric pressure is called its boiling. तो अब आपने जैसे मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन लर्न करी थी अब आपको ये अच्छे से लर्न करनी है द टेम्परेचर एट व्हिच द लिक्विड बॉइल्स एंड टर्न्स इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों डेफिनेशंस में आएगा मेल्टिंग पॉइंट में भी और इसमें भी. तो जब आप जिस टेम्परेचर पे आप लिक्विड को बॉईल करते हो और तब तक बॉईल करते रहते हो जब तक इट टर्न्स इनटू वेपर्स उसका लिक्विड जो है वो वेपर बन के हवा में जाता है at atmospheric pressure it is called its boiling point. The movement of particle becomes so vigorous that they move apart from each other. जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो इतनी ज्यादा वाइग्रस होती है इतनी ज्यादा फास्ट होती है दैट दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर कि वो एक दूसरे से दूर जाने लग जाती है रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन द इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. लिक्विड में पहले ही कम था इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने जब उसको हीट दी तो वो और कम होने लग गया. अब रिजल्ट क्या हुआ कि जब आपने उसको बॉइलिंग टेम्परेचर पर रख दिया आप उसको कंटिन्यूअस हीट देते रहे तो जो उसके पार्टिकल्स थे वो ज्यादा और ज्यादा एक दूसरे से दूर जाने लगे जो पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रांगली नेट नहीं थे रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन द इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो अब वो दूर दूर जा रहे हैं तो इवेंचुअली द कॉन्स्टिट्यूएंट particles can escape from the liquid state. और हो क्या रहा है अब इसकी वजह से कि जो टाइनीएस्ट पार्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एस्केप कर जाएंगे लिक्विड स्टेट में से द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर और द गैस क्या चेंज कर रहा है अपनी स्टेट क्योंकि जो उसकी टाइनीएस्ट पार्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो एस्केप कर रहे हैं उसमें से क्योंकि वो कन्वर्ट हो रहे हैं वेपर्स और किस वेपर्स क्या होते हैं गैसियस स्टेट. तो लास्ट पैराग्राफ देखेंगे इसका एट द बॉइलिंग पॉइंट द फॉर्मेशन ऑफ वेपर इज वेरी फास्ट. अब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें फॉर्मेशन ऑफ वेपर की बहुत जल्दी इवेपोरेट होना बहुत क्विकली शुरू हो जाता है एंड अकर्स नॉट ओनली एट द सरफेस बट आल्सो विद इन द. अब सिर्फ ये नहीं कि टॉप सरफेस पे ही इवेपोरेशन हो रही है विद इन द लिक्विड भी इवेपोरेशन चल रही है क्योंकि बॉयल तो सारा का सारा ही लिक्विड हो चुका है. This process is observed as bubble formation. और जब भी कोई चीज बॉयल होती है तो क्या फॉर्म होते हैं बबल. However, vapor formation occurs at all temperatures. Vapor formation कब होती है सारे टेम्परेचर पे होती है even below the boiling point.
goes slowly and only at the surface, this slower process is known as evaporation. अब जरूरी नहीं है कि आपको evaporation कराने के लिए boiling point पे ही जाना है, lower temperatures पे भी evaporation होती है, लेकिन बहुत slow होती है और top surface पे ही होती है, about which you have learned in earlier grades. इस बारे में हम पहले वाले grades में पढ़ चुके हैं. Yeah? So now we will read gaseous state. लेकिन ऊपर वाले में एक चीज हमने जो ये बोल रहा है वो अभी पढ़ी नहीं है. दिस बॉय इज स्पीकिंग, ये एक उसमें दे रखा है बॉक्स में, आई हैव सीन दैट स्पिल्ड वाटर डिसअपियर्स आफ्टर सम टाइम एंड इट हैपेंस एट एनी टेम्परेचर. तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब हम बॉटल रखते हैं तो नीचे कुछ कुछ ड्रॉप्स आ जाती हैं, और जब हम बॉटल रिमूव करते हैं थोड़ी देर बाद वो ड्रॉप्स जो हैं वो इवेपोरेट हो जाती हैं और टेबल पे उसके निशान छूट जाते हैं. तो वो कैसे इवेपोरेट हो जाते हैं? रूम टेम्परेचर पे ही वो, क्योंकि हीट तो मिल नहीं रही, तो वो कैसे इवेपोरेट हो जाती है? उसका आंसर इन्होंने यहाँ पे, ये नीचे जो लास्ट वाला पैराग्राफ है खुद ही दिया हुआ है. यहाँ पे अगर आप यहाँ से पढ़ोगे, however vapor formation occurs at all temperatures. वेपर्स जो हैं वो सब टेम्परेचर्स में अकर हो सकते हैं, इवन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. जरूरी नहीं है कि मेरे को बॉइलिंग पॉइंट तक ही जाना है वाटर को इवेपोरेट करने के लिए. इवन एट द रूम टेम्परेचर ऑल्सो water can evaporate, but it will happen very slowly and will happen only at the surface. लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने एक पतीला भर के रूम में रख दिया है तो वो सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा. सिर्फ टॉप सरफेस से थोड़ा सा पानी इवेपोरेट होगा. इसीलिए मैंने बोला कि जब टेबल पे पानी की बूंद गिरी है तो वो डिसअपियर हो गई है, क्योंकि वो सिर्फ एक ड्रॉप है, 2 ड्रॉप्स है, और वो सिर्फ टॉप सरफेस इवेपोरेशन हो रही है, इसलिए वो चीज पॉसिबल है. दिस जो रूम में हो रही है और स्लो इवेपोरेशन हो रही है, वो प्रोसेस भी इवेपोरेशन ही है. सो इसका आंसर यही है दैट इवेपोरेशन अकर्स नॉट ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट बट. चलो अब हम आ जाते हैं गैसियस स्टेट पे. डू गैसेस आल्सो हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम? सो अब ये हम शी इज आस्किंग अस कि क्या गैसेस का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है? तो चलो लेट अस इन्वेस्टिगेट. ठीक है, एक एक्टिविटी करते हैं, उससे पता चल जाएगा हमें कि गैसेस का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है या नहीं. टेक 2 ट्रांसपेरेंट गैस जार्स और ग्लास टम्बलर्स एंड मार्क देम ए एंड. तो आप 2 गैस जार्स ले लीजिए या गैस टम्बलर्स ले लीजिए और उनको आप नेक्स्ट पेज पे देखो, इमेज भी दे रखी है, उनको आप मार्क कर दो ए और बी. ये ए है, ए है और ठीक है. क्या कह रहे हैं वो? क्रिएट सम स्मोक बाय बर्निंग एन इंसेंस स्टिक. आप कुछ स्मोक क्रिएट करो, एक इंसेंस स्टिक मतलब धूप अगरबत्ती, जो अगरबत्ती जो होती है, सॉरी, वो जलाकर आप थोड़ा सा स्मोक क्रिएट करो. होल्ड द ग्लास जार ए अपसाइड डाउन ओवर द स्मोक. अब आपने ये ग्लास जार लिया, आपने बर्न करी, अगरबत्ती जलाई, ये आपने इसको होल्ड किया. अब इसमें क्या हुआ? इसके अंदर चला गया स्मोक. ठीक है, स्मोक इज collected in the glass jar. Now hold the glass jar A upside down over the smoke. क्या हमने स्मोक उसके अंदर लेना है तो हमें उल्टा करके उसको अगरबत्ती के ऊपर, ताकि उसके अंदर आ सके, उसको उस तरह से स्टैंड करना है. Then the glass jar should trap the smoke inside. Turn it over and cover it quickly with a glass. अब आप जब उसमें स्मोक भर गया तो उसको आप टर्न ओवर करो और ऊपर उसको ग्लास प्लेट से उसका लिड बंद कर दो. ठीक है जी. होल्ड अनदर glass jar B upside down and gently place it over the glass plate covering the glass jar. अब क्या करना है कि आपको होल्ड करना है दूसरा ग्लास जार B अपसाइड डाउन करके इसको भी, एंड जेंटली प्लेस इट ओवर द ग्लास प्लेट कवरिंग द ग्लास जार. इसको जो जो हमारा बी वाला जार है इसको अपसाइड डाउन करके इसकी प्लेसमेंट करनी है ये वाले की ग्लास प्लेट. अब क्या करेंगे? अब रिमूव कर देंगे ग्लास प्लेट. Remove the glass plate slowly and ensure that both glass jars are close enough and there is no gap for smoke to escape. अब ऐसे मिला दें ए और बी को कि और ग्लास प्लेट हटाएं ऐसे धीरे धीरे कि जो स्मोक है वो एस्केप ना कर सके, वो बाहर ना निकल सके. वो ए से बी में तो चला जाएगा जार, लेकिन बाहर ना आए. ठीक है. ऑब्जर्व हाउ द स्मोक स्प्रेड्स इनसाइड द गैस जार. अब देखो आप, तो ये आपको देखना है कि कैसे स्मोक उठ के ऊपर ग्लास जार बी में जाता है. द स्मोक फिल्स द एंटायर स्पेस इन द ग्लास जार बी. जो स्मोक है वो फिल कर देगा
सारी space in the glass jar be indicating that gases do not have a fixed volume and tend to occupy the entire available space. Underline this. This is a very important point. इसको दिमाग में रखो कि gases do not have a fixed volume and tend to occupy the entire available space. जितना आप स्पेस दोगे वो सारा ऑक्यूपाई कर। अब आप देखो ना हमारे आसपास भी क्या है, एयर है, हर जगह पे ही एयर है, तो आप जितना भी स्पेस दोगे वो ऑक्यूपाई कर, ठीक है। राइट, लिक्विड्स भी ऐसे ही होते हैं, वो भी जिस भी आप उसमें वेसल में रखो उसी शेप में वो उसी की शेप में वो स्पेस एक्वायर कर, ठीक है। दिस illustrates that the particles in gases move in all directions. ये हमें ये चीज बताता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस में वो मूव करते हैं freely in all directions and the interparticle attractions are negligible. इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, तभी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ नहीं है, कोई कहीं फ्रीली मूव हो रहा है, कहीं कोई कहीं फ्रीली मूव हो रहा है, वेरी अनलाइक दैट ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में दे कैन नॉट मूव फ्रीली, दे आर पैक्ड टाइटली, इंटर अट्रैक्शंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है यहाँ। एज अ रिजल्ट गैसेस इसी वजह से, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शंस और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस जो हैं वो नेग्लिजिबल हैं ऑलमोस्ट, इन दो रीजंस की वजह से है दे डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, ठीक है। In this activity, smoke is used to represent the gaseous state. The tiny particles of smoke suspended in the air are constantly hit by invisible particles of gases and their movement help us observe the motion of gas particles. तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमें जो बताया जा रहा है वो ये है कि स्मोक जो है is used to represent the gaseous state. और जो टाइनी पार्टिकल्स हैं स्मोक के वो सस्पेंड हो रहे हैं इन द एयर, कौन सी एयर, जो जार बी की में तो कुछ नहीं था, खाली थी, ठीक है। और वो सस्पेंड वहां पर होके आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय इनविजिबल पार्टिकल ऑफ गैसेस, और उसमें जो ऑलरेडी एयर प्रेजेंट थी वो उसके साथ जाके हिट हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, एंड देयर मूवमेंट हेल्प अस ऑब्जर्व द मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स। और इसी से इनकी मूवमेंट से ही हमें पता चल रहा है, जब हमारे को धुआं उठता हुआ दिख रहा है तो हमें पता चल रहा है कि जो स्मोक है वो ए से जा बी में जा रहा है और मूवमेंट हो रही है, मोशन हो रहा है गैस पार्टिकल्स इंस्टेड ऑफ स्मोक फ्रॉम इंसेंस। अब आप यही सेम एक्टिविटी जो है वो इंसेंस स्टिक्स यूज ना कर कर आप आयोडीन यूज कर सकते हैं, और आयोडीन के वेपर से iodine vapor can be obtained by placing some solid iodine in a closed jar for some time as shown in figure 7.8। तो फिगर 7.8 पे आ जाइए। अब इसमें क्या किया उन्होंने, उन्होंने एक ग्लास जार लिया है, उसके अंदर उन्होंने आयोडीन डाल दिया, ऊपर से उन्होंने कवर कर दी, ठीक है। सो iodine vapor can be obtained by placing some solid iodine in a closed gas jar for some time। अब इसको थोड़ी देर तक जब ये रखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है आयोडीन वेपर्स आ जाए, ठीक है। both liquids and gases flow and do not retain a fixed shape. These properties distinguish them from solids and classify them as fluids। दोनों जो लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं ये फ्लो करते हैं और कोई एक फिक्स शेप में रिटेन अपने आप नहीं करते, फिक्स शेप में नहीं रहते, करती हैं सॉलिड से एंड क्लासिफाई देम एज फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में कौन आते हैं, दोनों चीजें आती हैं फ्लूइड्स, चाहे वो आपकी गैसेस हो चाहे फिर वो आपकी लिक्विड्स हो, ठीक है। अब वो क्या इसमें बॉक्स में क्या कह रहे हैं, सेफ्टी फर्स्ट, बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग सॉलिड आयोडीन, वेपर्स ऑफ आयोडीन कैन कॉज इरिटेशन। तो जब आप ये एक्टिविटी करें, आपने आयोडीन लिया, आपने ऊपर से कवर कर दिया, उसको थोड़ी देर आपने रखा, उसमें वेपर्स आ गए, फिर आपने ऊपर से ग्लास लिड हटाई, आपने दूसरा बी जार जो है वो अपसाइड डाउन साइड करके उस पर लगाया, और फिर जब आपने ऑब्जर्व किया तो आप देखोगे कि जो आयोडीन वेपर्स थे वो ऊपर की तरफ जो है वो दूसरे गैस जार में जाए, जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है आयोडीन वेपर स्प्रेड फ्रीली इनसाइड द गैस जार।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए. हाउ डज द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग डिफर इन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अभी हमने बात करी इंटर पार्टिकल स्पेसिंग की कि कैसी होती है दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सॉलिड में, कैसी होती है लिक्विड में और कैसी होती है गैसियस में. अब हम थोड़ा उसको डिटेल में जानेंगे. वैसे तो हम ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सॉलिड के अंदर जो हमारे इंटर पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए मिनिमम स्पेस. जो हमारे लिक्विड्स हैं उसका जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए उसमें इंटरमीडिएट स्पेस थोड़े लूज होते हैं, इतना टाइट नहीं होते सॉलिड्स की तरह. वेयर एज जो हमारे लिक्विड्स हैं, सॉरी जो हमारे गैसेस हैं, उसके अंदर जो इंटर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस होता है, तो उसमें मैक्सिमम स्पेस. तो सॉलिड्स में मिनिमम स्पेस, लिक्विड्स में इंटरमीडिएट एंड गैसेस में मैक्सिमम स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. ठीक है, अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा. लेट्स रीड. How does the interparticle spacing differ in the three states of matter? What role does the interparticle spacing play in determining the properties of each state, solid, liquid and gas? और ये रोल क्या प्ले करती है इंटर पार्टिकल स्पेसिंग, जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं हर स्टेट की, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट हो, चाहे वो गैस स्टेट हो, तो उसके अंदर क्या रोल है इंटर पार्टिकल स्पेसिंग. बहुत ही बड़ा रोल है इन particle spacing का. Let us perform the following activities to find answers to these questions. Activity 7.6. Let us experiment. Take a syringe without a needle. एक syringe लीजिए, needle की जरूरत नहीं है, सिर्फ syringe लीजिए. Pull the plunger of the syringe outwards in a fully extended position. अब जो पीछे उसका प्लंजर होता है उसको आप क्या कीजिए, उसको आप पुल कीजिए, पूरा पीछे खींच लीजिए आउटवर्ड, मतलब बाहर की डायरेक्शन में, इन अ फुली एक्सटेंडेड पोजीशन. Place your thumb over the open end of the syringe to prevent the air pressure inside the syringe from escaping. अब जब आप उसको पीछे पुल करेंगे ना तो सिरिंज में एयर भर जाएगी. तो आपको कह रहा है कि आपने पीछे पुल कर लिया, उसमें बहुत सारी एयर भर गई, फटाफट से आप जो सिरिंज है उसके ऊपर आप थंब रख दीजिए फ्रंट में, ताकि जो एयर है वो एस्केप ना कर सके, जो पुल करने पे उसके अंदर आई. ठीक है. पुश द प्लंजर स्लोली एंड स्टेडीली. अब आपने आगे तो थंब रखा हुआ है, अब पीछे से आप उसको धीरे धीरे पूरा प्रेशर लगा के अपने थंब से प्लंजर को पुश कीजिए. तो क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? As you do this, you will notice that the volume of air inside the syringe decreases. जब आप पीछे से उसको पुश कर रहे हैं तो जो वॉल्यूम था ना एयर का इनसाइड द सिरिंज वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा. क्योंकि मैंने अभी पीछे जब पढ़ाया था तो आई टोल्ड यू दैट वॉल्यूम एयर एंड लिक्विड्स एंड गैसेस हैव वॉल्यूम. ठीक है, तो अब तो थोड़ी थोड़ी एयर जो है वो कहीं ना कहीं से रिलीज हो रही. What can we say about the behavior of gas in the syringe? When you compress the air by pushing the plunger, the particles are forced to come closer. This shows that the gas particles have a lot of space between them in their natural state, and this space can be reduced by applying external pressure. अब क्या हो रहा है कि जब आपने आगे थंब रखा हुआ है और पीछे से आप पुश कर रहे हो, आगे से आप एयर को निकलने नहीं दे रहे, लेकिन पीछे से भी आप थोड़ा 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 पुश कर पा रहे हो. तो क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि आप एयर को कंप्रेस कर रहे हो, और आप एयर को कंप्रेस करके पुश कर प्लंजर को पुश करके जो पार्टिकल्स है उनको फोर्स कर रहे हो कि वो एक दूसरे के पास. तो जो उनके लूजली पैक्ड पार्टिकल्स थे वो अब थोड़े थोड़े टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स हो गए. This shows that the gas particles have a lot of space between them in their natural state. ये शो करता है कि जब natural state होती है तो जो गैस के particles होते हैं उसमें अच्छा खासा space होता है, and this space can be reduced by applying extra. और जो आप देखो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर्स आते हैं या फिर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो हॉस्पिटल में मिलते हैं, इनको सबको गैस को कंप्रेस. If you stop pushing the plunger, the gas particles spread and the plunger moves back into its original position.
तो अब क्या क्या रहा है कि आप अगर स्टॉप कर दोगे प्लंजर को पुश करना तो जो गैस पार्टिकल्स हैं वो फिर से स्प्रेड हो जाएंगे एंड द प्लंजर मूव्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और प्लंजर जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी पीछे ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब अपने आप नीचे की तरफ पुल हो जाएगा अगर आप प्रेशर लगाना बंद कर दो। ठीक है, सो रिपीट दिस एक्टिविटी यूजिंग वाटर एंड ऑब्जर्व। अब वो कह रहा है अगर यही एक्टिविटी आप पानी के साथ करो तो क्या ये चीज पॉसिबल है? बोलो, इतनी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, क्यों? क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने लूजली पैक नहीं है। अगर आपने पानी इसमें भर दिया और आगे अंगूठा लगा दिया और फिर आपने पीछे से पुश किया तो वाटर को स्पेस चाहिए, या तो वो पुश नहीं होगा और अगर वो पुश हुआ तो सिरिंज, आपका जो अंगूठा है वो हटेगा और सिरिंज के बाहर से पानी निकलेगा। ओके, और एक गैस का जब मैं बता रही थी तो मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहती हूँ। सीएनजी, सीएनजी सिलेंडर्स भी आते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वो ऑलरेडी कंप्रेस की जाती है और सिलेंडर्स में डाली जाती है। या सीएनजी आप भरवाने जाते हो पेट्रोल पंप पे तो वो आपको कंप्रेस करके नेचुरल गैस जो है वो आपके व्हीकल में डालते हैं। ठीक है, ओके। सो वेयर एज वाटर के साथ ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं यू वुड ऑब्जर्व दैट वाटर इज प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल। वाटर को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी टू लर्न अबाउट द इंटर पार्टिकल स्पेसेस इन। अब हमारे को गैस का तो उसने बता दिया, अब लिक्विड्स के लिए वो कह रहा है कि लेट्स डू वन एक्टिविटी और उसमें हम समझते हैं कि कैसे जो इंटर स्पेसेस को गैसेस से। ओके, so let's start activity 7.7. Let us observe. Take a glass vessel, fill it about half with water and mark the level of water. अब क्या करना है? आपने एक ग्लास वेसल लेना है, ग्लास जार लेना है, उसमें आपने आधा ग्लास पानी भरना है और जहाँ जो लेवल तक पानी आपने भरा है उसको मार्क कर लेना। पानी आपने भरा है, शुगर डालेंगे, मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द ग्लास अब हुआ क्या है कि जब आपने उसमें शुगर डाली तो जो लेवल है वो पानी का थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि आपने उसमें सब्सटेंस और ऐड किया है। तो आप किसी में कुछ और एडिशन करते हो तो नेचुरली उसका जो लेवल है वो ऊपर हो जाएगा। तो अब आपको वो वाला लेवल, ठीक है। तो जो हमने पहले मार्क किया था वो सिर्फ पानी का था और अब हम जो मार्क कर रहे हैं वो शुगर डालने के बाद का लेवल मार्क कर रहे हैं। Stir the water with a glass rod to dissolve the sugar. अब आप उसको अच्छे से स्टरर लेके उसको स्टिर कीजिए जब तक शुगर अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। Predict whether the water level will increase or decrease with respect to the boundary. अब आप ये प्रेडिक्ट करो कि क्या जब हम पूरी तरह से शुगर मिला लें तो जो लेवल है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, या वो लेवल जो लेवल ए था वापस उसी पे चला जाएगा क्योंकि शुगर तो मिल गई है, डिसॉल्व हो गई है, या फिर जो लेवल बी था शुगर डालने के बाद वो वहां पे ही रहे। सो यू दिस यू प्रेडिक्ट। आप सोचिए and then I will tell you. So what difference do you observe in the water levels? अब जब आपने पहले पानी डाला तो उसका एक सर्टेन लेवल था जिसको आपने ए मार्क कर दिया। आपने उसमें 2-3 चम्मच भर के शुगर डाली। अब क्या हुआ शुगर से? जब शुगर नीचे बैठी तो पानी का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो गया और पानी का लेवल थोड़ा बढ़ गया, ऊपर आ गया। आपने उसको बी मार्क कर दिया। ठीक है, अब आपने जो शुगर डाली थी उसको आपने अच्छे से स्टरर से या ग्लास रॉड से आपने उसको डिसॉल्व किया, खूब डिसॉल्व किया। अब वो सॉलिड से चेंज हो गई लिक्विड में क्योंकि वो डिसॉल्व हो गई तो वो पानी के साथ ही घुल गई, मिल गई। तो अब क्या वो पूछ रहे हैं कि अब क्या होगा पानी का लेवल? क्या पानी का लेवल दोबारा ए हो जाएगा या फिर पानी का लेवल जब हमने सॉलिड शुगर उसमें डाली थी तब जो लेवल था वही होगा। तो एक नया लेवल बनेगा जो होगा लेवल सी, जो स्लाइटली थोड़ा सा कम होगा लेवल बी से, और वो होगा अब नया लेवल। वो मतलब बी ऑलमोस्ट बी के बराबर ही होगा, जो हमारा इंक्रीज लेवल था ऑलमोस्ट उसके बराबर ही होगा, जरा सा उससे कम हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि जब हमने शुगर डिसॉल्व कर ली तो शुगर के जो पार्टिकल्स वो पानी वाटर के जो लूज पैक्ड पार्टिकल्स थे उनके इंटरस्पेसेस में जाकर फिक्स हो गए
और जब वो वहां उनके इंटरस्पेसेस में जाके उन्होंने जगह ले ली, तो उसका जो उसकी जो स्पेस है एज अ सॉलिड और लिक्विड होने के बाद थोड़ा सा लेवल जो है पानी का डिक्रीज हो जाता है। तो अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है. What difference do you observe in the water levels? You will observe that initially when sugar is added, the level of water increases. आपने देखा जब आपने शुगर डाली तो पानी का लेवल ऊपर हो गया, इंक्रीज हो गया. बट आफ्टर दिस सॉल्यूशन, आफ्टर you have made stir it and you have made it dissolved in the water after dissolution, it may decrease to some extent. वो थोड़ा सा जो लेवल है वो डिक्रीज हुआ है, नीचे आ गया. Since the volume of the solution is less than the sum of the volumes of water and please underline this. This is the answer. क्योंकि जो वॉल्यूम था शुगर का वो कम हुआ डिसॉल्व होने के बाद, वो कम हुआ डिसॉल्व होने के बाद. तो अगर आप सेपरेटली देखोगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, मतलब दोनों चीजों को जब हमने मिक्स कर दिया वो थोड़ा कम होगा, वेयर एज जब आप वॉल्यूम देख रहे हो वाटर का और उसमें शुगर. ठीक है. दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज सम स्पेस बिटवीन द वाटर. अभी यही वाली बात आ गई जो मैंने अभी समझा थी कि ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि कुछ स्पेसेस हैं इसमें, देयर आर सम स्पेसेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स. क्यों? क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा था लिक्विड्स की प्रॉपर्टी में कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं, वाटर हो गया और भी कोई लिक्विड हो गया, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, तो उनमें स्पेस होता है ऑब्वियसली. द पार्टिकल्स ऑफ द डिसॉल्व्ड सब्सटेंस मतलब कि शुगर ऑक्यूपाई दी स्पेस. अब जो हमने सब्सटेंस उसमें डिसॉल्व किया है मतलब कि शुगर, उसके पार्टिकल्स जो हैं उन्होंने वो जगह ऑक्यूपाई कर ली. ठीक है. Repeat activity 7.7 with some other soluble solids such as common salt or glucose. अब वो ये कह रहा है कि आप 7.7 वाली एक्टिविटी आप रिपीट करो. अब आप शुगर की जगह दूसरे soluble solids जैसे कि कॉमन सॉल्ट ले लो या फिर ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज पाउडर आता है वो ले लो. एंड इनसॉल्युबल सॉलिड्स, और दूसरी एक्टिविटी एक और करो आप इनसॉल्युबल सॉलिड्स के साथ जो मतलब उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे, जो इनसॉल्युबल होंगे, जैसे कि लाइक सैंड एंड स्टोन. ठीक है. अब डायग्राम देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है कि ये जो बड़े बड़े येलो कलर, जो छोटे छोटे ब्लू कलर के सर्कल्स हैं, ये वाटर पार्टिकल्स हैं. तो अब वाटर पार्टिकल्स के बीच में जगह थी तो उसमें शुगर पार्टिकल्स ने जाकर अपनी जगह बना. सो ये मैग्निफाइड स्कीमेटिक पिक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर पार्टिकल्स इन वाटर. ठीक है. तो अब वो जब कह रहा है कि अब ये एक्टिविटी आप करो तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन ईच केस. अब ये वाली एक्टिविटी करने के बाद वो बोल रहा है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया जब आपने शुगर की जगह कॉमन सॉल्ट डाला या फिर ग्लूकोज डाला, या फिर जब आपने सेकंड एक्टिविटी करी सॉल्युबल की जगह इनसॉल्युबल सॉलिड्स के साथ, जैसे कि आपने सैंड डाला या स्टोन पीसेस डाला, तब आपकी क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी. डू द सैंड पार्टिकल्स डिसॉल्व? क्या सैंड पार्टिकल्स पानी में डिसॉल्व हुए? Does the volume of water in the vessel change after mixing and why? Yes, volume तो definitely change हुआ होगा. जब भी आप कोई चीज ऐड कर रहे हो और वो भी आप वो चीज जो insoluble है, जो मिक्स नहीं हो रही, that means उसको अपना स्पेस चाहिए, क्योंकि अब तो वो किसी के पार्टिकल्स के बीच में जाके अपनी जगह नहीं बना रही, उसको अपनी उसके पार्टिकल्स अपनी जगह ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वॉल्यूम में चेंज आया. ठीक है. एंड अभी हम इसमें डिटेल में पढ़ते हैं. नाउ व्हाट शी इज सेइंग, लेट्स स्टडी. This girl is saying sugar and sand are both solids. Why does sugar dissolve in water but sand does not? तो अब इनका क्वेश्चन ये है कि शुगर भी सॉलिड है और सैंड भी एक तरह से सॉलिड है. तो शुगर तो डिसॉल्व हो जाती है लेकिन सैंड, क्योंकि शुगर जो है वो डिसॉल्वेबल सब्सटेंस है, वो सोल्यूबल है, whereas जो सैंड है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है. अब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं. सैंड इज अ सॉलिड दैट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. तो इसका सिंपल क्या आंसर है कि सैंड एक ऐसा सॉलिड है जो पानी में डिसॉल्व नहीं. When added to water, the sand particles settle down and occupy some space in the container. जब आप इसको पानी में मिलाते हो तो जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, एंड ऑक्यूपाई स्पेस इन द कंटेनर, और अपनी जगह ले लेते हैं कंटेनर.
causing the total volume to increase. जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हाँ जी टोटल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि आप कोई चीज मिला रहे हो उसमें, और वो भी ऐसी चीज जो उसके अंदर सॉल्युबल नहीं है, जो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं है, ठीक है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इन सॉलिड्स? चलिए, अब ये बात तो हो गई हमारी लिक्विड की कि इंटर पार्टिकल स्पेसेस में इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती हैं, और उन स्पेसेस में जो डिसॉल्वेबल सब्सटेंस है उसके पार्टिकल्स जाके जगह ले लेते हैं. लेकिन अब कह रहा है अगर हम सॉलिड्स पे आए तो उसका क्या सोचना है आपके बारे में कि सॉलिड के इंटर पार्टिकल स्पेसिंग कैसे होती है? बहुत मिनिमम होती है, बहुत कम होती है. क्यों? क्योंकि हमने 6 में पढ़ा था और फिर हमने 7 में भी पढ़ा कि जो सॉलिड्स उनके जो पार्टिकल्स होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, वो वाइब्रेट कर सकते हैं, टू एंड फ्रो ऑक्सीलेट कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ आगे पीछे नहीं होते, अपनी ही जगह पे रहते हैं. You learned earlier that the constituent particles in solids are held together by strong forces of attraction. So these particles do not move from one place to another and are closely packed. However, despite close packing, some space is left between the particles as shown in figure 7.12a. जैसे कि आपको 7.12a में दिखाया जा रहा है फर्स्ट फिगर के अंदर कि एक सॉलिड पड़ा हुआ है, ये उसकी सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड है सब. लेकिन सिंस पार्टिकल्स की शेप की वजह से आप समझ लो या कुछ, आप अगर ध्यान से देखोगे तो पार्टिकल्स के बीच में जरा जरा सा छोटा सा स्पेस फिर भी है, ठीक है. So you might assume that the space between particles is filled with air. अब इसके बीच में क्या होगा? एयर होगी, ठीक है. But this is not the case. पर ऐसा नहीं है. आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता. They contain nothing at all. Okay. Figure 7.12 summarizes the packing of particles in at the interparticle spacing in the three states of matter. अब अगर आप फिगर 7.12 ध्यान से देखें तो ये समराइज कर रही है पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स और उनकी इंटर पार्टिकल स्पेसिंग तीनों मैटर्स की, चाहे फिर वो सॉलिड्स हो, लिक्विड हो या गैस हो. अब ये जो है वो सॉलिड का है जिसमें टाइटली पैक्ड है, बीच में स्पेसेस हैं, लेकिन उन स्पेसेस में कुछ नहीं होता, एयर भी नहीं सब्सटेंस के अंदर. क्लियर? लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड हैं, एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर डिस्टेंस पे हैं, वेयर एज गैस वाले में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से, बहुत सारा स्पेस है और उनके बीच में एयर भी, ठीक है. लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में लिक्विड है और गैस के पार्टिकल्स के बीच में गैस है, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में देयर इज नथिंग एट. So this is the magnified schematic picture of the interparticle spacing in the three states of matter. आप पढ़ेंगे इस बॉक्स में क्या लिखा है. A step further. Often we use the term particle in different contexts. The meaning of this term changes with the context. For example, while talking about air pollution, the term suspended particulate matter SPM is used. जब हम pollution के बारे में बात करते हैं तो हम SPM बोलते हैं, which is suspended particulate matter. Okay, this term refers to the tiny dust particles suspended in air and not the constituent particles of matter. ये टर्म जो है ये रेफर करती है टाइनी डस्ट पार्टिकल्स को जो एयर में सस्पेंड हो जाते हैं, एंड दीज आर नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ये कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं है मैटर के, ठीक है, विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल एज कंपेयर टू द डस्ट पार्टिकल्स. डस्ट पार्टिकल्स से कहीं गुना स्मॉल होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, क्योंकि वो क्या है, वो स्पेक पार्टिकल्स है, उसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. दे आर द टाइनीएस्ट पार्टिकल्स. In fact, even these tiny dust particles are also made up of very large number of constituent particles like atoms and molecules. अब आपके वर्ड्स इंट्रोड्यूस हो गए, atoms and molecules. तो वो कह रहा है कि जो पॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो उन उस एक पार्टिकल को अगर आप लो तो उस पार्टिकल के अंदर आपको कहीं टाइनी मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलेंगे जिससे वो पार्टिकल बना हुआ होगा.
होगा, मतलब वो पार्टिकल जो एक डस्ट का पार्टिकल है वो एक लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है, और जो छोटे 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 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या टाइनी अनब्रेकेबल पार्टिकल्स हैं, उनको आप कह सकते हो एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो वहां पर आप ये टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। 7.4 How particles move in different states of matter. Let us find out about the movement of particles in three states of matter. Activity 7.8. Let's experiment. Take a glass tumbler containing water and put a few grains of potassium permanganate into it. What do you observe? Now, see first, do not touch potassium permanganate. What do you observe? Now, safety first, do not touch potassium permanganate with your hands. Use a spoon or a spatula to handle it. Initially, you will see some streaks of pink color spreading out from the grain. अब जब आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो आप इनिशियल क्या देखोगे, कुछ जो है वो स्ट्रीक्स ही बन रही हैं पानी के अंदर, पिंक कलर स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम द, जो नीचे अब ग्रेन बैठे थे पोटेशियम परमैंगनेट के, उसमें से वो स्ट्रीक्स ऊपर की तरफ उठ के आ रही है, निकल रही है पानी, सर्कल सर्कल शेप। ओके, so with the passage of time the entire bulk of water will acquire a uniform pink color. अब जैसे जैसे थोड़ा टाइम होगा पूरा पानी जो है वो पिंक कलर का हो जाएगा। Do you know why this happens? This happens because the water particles are in constant motion. ये इसलिए हो रहा है कि आप चाहे स्टिर नहीं कर रहे हो, आप हिला नहीं रहे हो, गिलास जो है वो एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, पानी भी एक ही जगह पे, उसमें कोई हिला नहीं रहा, उसको कोई स्टिर नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये जो कलर है वो अपने आप स्प्रेड हो रहा है क्योंकि जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। फर्स्ट दे पुल आउट द पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम पर पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स हैं, पानी के, वाटर के पार्टिकल्स हैं, पुल आउट किया पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स को उसके ग्रेन में से, एंड लेटर दे हिट पार्टिकल्स के ग्रेन में से, एंड लेटर दे हिट दीज पार्टिकल्स सो दैट दे गेट स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड। और फिर उन्होंने उसको हिट किया उनके पार्टिकल्स को ताकि वो कलर जो है वो थ्रू आउट लिक्विड में स्प्रेड हो सके। In the case of many substances, the constituent particles are held together strongly that the water particles are unable to pull these out. तो वो क्या कह रहा है कि in the case of बाकी substances के केस में ऐसे होता है, जो constituent particles are held together strongly that the water particles are unable together strongly that the water particles are unable to pull these out. Such substances like sand are insoluble in. तो एक्चुअली वो प्रॉपर्टी बता रहा है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल की, कि सॉल्यूबल क्यों सॉल्यूट होते हैं और क्यों वो डिसॉल्व हो जाते हैं, और इनसॉल्यूबल क्यों नहीं मिल पाते, क्योंकि कुछ केसेस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं सब्सटेंस के अंदर कि पानी के पार्टिकल्स जो होते हैं वो अनएबल होते हैं उनको पुल आउट करने। जैसे आपने शुगर डाली वो तो फटाफट डिसॉल्व हो गई, लेकिन जब आपने सैंड डाली तो वो डिसॉल्व नहीं, सॉल्ट डाला वो डिसॉल्व हो गई, लेकिन आपने स्टोन पेबल्स डाले वो डिसॉल्व, क्योंकि सॉल्ट और शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो इतनी स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर नहीं थे, पानी के पार्टिकल्स जो हैं उनको हिट करने में और उनको अपने अंदर डिसॉल्व करने में सक्सेसफुल रहे। लेकिन सैंड के और स्टोन पेबल्स के केस में जो पानी के पार्टिकल्स थे वो उनको हिट करके उनमें उनके पार्टिकल्स को अपने पार्टिकल्स में मिलाने में अनसक्सेसफुल रहे। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांगली हेल्ड पार्टिकल्स वाले सब्सटेंसेस थे, इसलिए ये इनसॉल्युबल इन वाटर कहलाते। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं, बॉक्स में पढ़ते हैं क्या लिखा है। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, सोचिए साइंटिस्ट की तरह। ट्राई इट योरसेल्फ। टेक 3 clean glass tumblers, pour hot water in one of them, water at room temperature in the second, and ice cold water in third. तो तीनों एक्सट्रीम केसेस ले लिए हैं। एक ग्लास के अंदर जी रखा है एकदम गर्म हॉट पानी, दूसरे ग्लास के अंदर रखा है रूम टेम्परेचर वाला पानी, और तीसरे में आइस कोल्ड ठंडा बर्फ का पानी रखती है। Drop a small grain of potassium permanganate into each. अब आप पोटेशियम परमैंगनेट मिलाइए तीनों के अंदर। वॉच केयरफुली एंड कंपेयर व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आप ध्यान से देखिए और बताइए कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो होगा क्या
water particles move faster in hot water compared to the water at the room temperature or even slower in the ice cold. तो अब आप देखेंगे कि जो गर्म पानी था उसके अंदर इतनी जल्दी कलर आया पोटेशियम मैग्नेट का, whereas जो रूम टेम्परेचर था वो सेकंड नंबर था, उसमें थोड़ा लेट आया, और आइस कोल्ड वाटर के अंदर तो बहुत ही धीरे धीरे कलर आ रहा है. ठीक है. सो क्या रीजन है? रीजन ये है कि जो हॉट वाटर होता है वो कंपैरिजन में जो होता है वो फास्टर पार्टिकल्स जो होते हैं उसके वो ज्यादा फास्ट होते हैं in comparison to the room temperature or ice cold water. ठीक है. As a result, the potassium permanganate spreads the fastest in the hot water, less quickly in the water at the room temperature, and the slowest in ice cold water. Hence, the moment of particles increases when heat is provided. Try to depict it by drawing a diagram. तो ये लाइन आपको याद रखनी है, दैट मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड. तो जैसे ही हमने पानी को हीट प्रोवाइड किया उसके पार्टिकल्स और ज्यादा एक्टिवेट हो गए और ज्यादा फास्ट मोशन में मूव करने लगे, और उन्होंने पोटेशियम पार्टिकल्स को जल्दी जल्दी हिट करना शुरू किया, और उसकी वजह से जो डिसॉल्व का प्रोसेस है वो फास्टर हो गया. How can we demonstrate the movement of gas particles that cannot be seen with the naked eye? So देखते हैं एक्टिविटी 7.9, लेट अस फाइंड आउट. अब क्या देखने वाले हैं कि हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. लाइट एंड इंसेंस स्टिक, मतलब अगरबत्ती. अगरबत्ती जलाइए इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम. वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व. डू यू नोटिस द फ्रेग्रेंस फ्रॉम अ डिस्टेंस? जब आप अगरबत्ती जलाओगे ना एक कॉर्नर में, तो आपको विद इन सेकेंड्स पूरे रूम में आपको उसकी फ्रेग्रेंस आने लग जाएगी. क्यों? क्योंकि आपने हीट करा, अगरबत्ती जलाई, और जो उसके पार्टिकल्स थे हीट की वजह से बहुत जल्दी स्प्रेड हो, बहुत जल्दी एक्शन, बहुत ज्यादा मूवमेंट आ जाएगा उसमें, और दूर दूर तक जो है उसकी फ्रेग्रेंस फैलेगी. ठीक है. सो पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है. When an incense stick is burned in one corner of the room, initially the fragrance is felt only around the incense stick. You can smell the fragrance throughout the room. This happens because the particles of the fragrance spread, filling the entire room. This shows that the particles of air are moving constantly. The air particles hit the particles of the fragrance and help them spread throughout the room. तो अब ये वाली लाइन से बता रही हूँ. This shows that the particles of air are moving constantly and the air particles hit the particles of the fragrance and help them spread throughout the. ठीक है. So now what he's saying, oh, now I know why and how the fragrance of perfume reaches us. इंसेंस स्टिक में तो हीट है तो और ज्यादा जल्दी स्प्रेड होती है जो फ्रेग्रेंस होती है. लेकिन कभी आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपके घर में कोई परफ्यूम लगा रहा है तब भी आपको फटाफट पता चल जाता है, आपको खुशबू आ जाती है. क्यों? क्योंकि रीजन यही है कि जो एयर पार्टिकल्स हैं वो हिट करते हैं पार्टिकल्स ऑफ द fragrance of the perfume and help them spread. Okay? उसकी वजह से आपको भी खुशबू आती है. Clear? Can you share a few other real life situations where you have used the movement of gas particles? Yes, every day. While mama is cooking food in the kitchen, you may experience the smell and sometimes you guess it also that what she's cooking, because that fragrance comes to you through the air particles and then you can make it out. So this is a real life situation example. Now let's see what is written in the next box. Ever heard of the particle nature of matter plays a crucial role in many everyday processes. For example, when we wash clothes stained with oil using soap, numerous soap particles surround the oil particles or numerous soap particles surround the oil particles on the fabric. One end of the soap particle attached to the oil and the other mixes with the water, thus helping lift the oil off and wash it away. तो आपको ये बता रहे हैं, एक सिंपल प्रोसेस बता रहे हैं कि अगर कोई कपड़ा है उस पर ऑयल लगा हुआ है, आप उसको धो रहे हो तो वॉश कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि जो आपके सोप पार्टिकल्स हैं वो सराउंड कर लेंगे ऑयल पार्टिकल्स को फैब्रिक. ठीक है. और वन एंड ऑफ द सोप पार्टिकल अटैचेस टू द ऑयल
वो जो है वो एक तो अटैच हो जाएगा और दूसरा जो है द अदर मिक्स पार्टिकल तो पानी से मिल जाएंगे, thus helping lift the oil off and wash it away from the vessel. So by only fabric, जब आप वेसल्स धोते हो, आप कार वॉश करते हो, मतलब ये सारी एग्जांपल्स हैं जिनमें आप क्लीनिंग प्रोसेस यूज करते हो विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप्स, तब आप ये एग्जांपल्स इसके लिए भी यूज कर सकते हो. So coming to the next page, based on our learning from the chapter, we can say that matter is made up of small particles which are held together by the force of attraction. अब ये रिवीजन है, ये जो हमने पहले पढ़ा था ये वही बात आ गई कि हमने जो भी लर्न किया है चैप्टर में उससे एक बात तो हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं. क्या है वो बात? दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. मैटर, कोई भी मैटर है किससे बना है? स्मॉल पार्टिकल से. जैसे हमारा भी शरीर जो है वो स्मॉल सेल से बना है, ठीक है? तो ऐसे ही कोई भी मैटर आप ले लीजिए वो स्मॉल पार्टिकल से बना है. और क्या प्रॉपर्टी है उस उन स्मॉल पार्टिकल्स की? दैट दे आर हेल्ड टुगेदर बाय व्हाट? बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. Attractive forces between particles depend on the distance between them, which in turn depends on their thermal heat energy. तो attraction वो जो होती है पार्टिकल्स के अंदर, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है. मतलब पार्टिकल्स जो है उनके बीच में होगा उतना ही हाई एक्शन होगा, which in turn depends on their thermal heat energy. ठीक है? Thus, it is the thermal energy of the particle that determines the physical state of matter. इसलिए जो थर्मल एनर्जी है वो ऑफ द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी है वो डिटरमाइन करती है कि फिजिकल स्टेट कैसी है मैटर की. इन द सॉलिड स्टेट द थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज लो. तो इसको ध्यान रखना कि जो सॉलिड स्टेट होती है उनकी थर्मल एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो लो होती है. सो दे रिमेन क्लोज टू ईच अदर एंड एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस. दिस रिस्ट्रिक्ट देयर मोशन टू ओनली स्मॉल वाइब्रेशन. अब उनकी थर्मल एनर्जी जो है वो लो है क्योंकि वो आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर हैं और उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है. इसलिए उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, वो ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे हैं, बस सिर्फ वो स्मॉल वाइब्रेशन ही कर सकते हैं अपनी फिक्स पोजिशन. At the melting point, the thermal energy is used to overcome the attractive forces between particles. लेकिन जब हम किसी सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट पे ले आते हैं तो जो थर्मल एनर्जी है जो यूज हो रही है वो ओवरकम कर जाती है किसके ऊपर? अट्रैक्टिव फोर्सेस जो थे पार्टिकल्स के बीच में, अलाउइंग द सॉलिड टू चेंज इट. अब उनका जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थे पार्टिकल्स के बीच में, उस मेल्टिंग पॉइंट ने, उस थर्मल एनर्जी ने उनको जीरो बना दिया. मतलब कि उसके उनके जो आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस थे वो खत्म हो गए, अलाउइंग द सॉलिड टू चेंज इट. ठीक है? एट दिस स्टेज द पार्टिकल्स कैन मूव अवे फ्रॉम देयर फिक्स पोजीशन. अब क्या हुआ? अब तो स्टेट ही चेंज हो गई. अब सॉलिड से क्या बन गए? वो मेल्टिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे लाने की वजह से, थर्मल एनर्जी यूज करने की वजह से, उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस जीरो करने की वजह से वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गए. और अब जब क्या होती है जी लिक्विड की प्रॉपर्टी, कि लिक्विड में पार्टिकल्स जो होते हैं दे कैन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर नॉट एट फिक्स पोजीशंस. तो एट दिस स्टेज द पार्टिकल्स कैन मूव अवे from their fixed positions. The interparticle distance increases slightly, reducing the strength of forces to a level that allow the particles to move around, though still within a limit space. तो अब हुआ क्या कि जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस था वो इंक्रीज हो गया जैसे ही सॉलिड वो लिक्विड बना. और लिक्विड की तो प्रॉपर्टी यही है कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता है कंपैरिजन टू सॉलिड. और रिड्यूस हो गई स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस की. किस लेवल पर? कि जो पार्टिकल्स हैं वो आराम से मूव अराउंड कर सकते हैं. ठीक है? विद इन अ लिमिटेड स्पेस, मतलब ऐसा नहीं है कि गैसियस की तरह बिल्कुल हो जाए, लेकिन लिमिटेड स्पेस में वो आराम से इधर उधर मूव कर सकते हैं पार्टिकल्स. इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल हैव इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. गैसियस स्टेट के अंदर बिना ही कोई मेल्टिंग पॉइंट लगाए या बिना ही कुछ करे, अपने आप में ही पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें इतनी एनर्जी होती है कि वो ओवरकम कर सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिटवीन देम एंड दे कैन मूव फ्रीली. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम को ओवरकम के वो फ्रीली इधर उधर सारी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं.
ठीक है. You will learn more about these particles that constitute matter in higher grades. Let us wrap up particle nature of three states of matter. अब wrap up करते हैं और इस डायग्राम से समझते हैं कि अभी तक हमने कुल मिला के पढ़ा क्या. तो स्टेट्स ऑफ मैटर, तीनों स्टेट्स दे दी गई हैं आपको इस डायग्राम के अंदर, इस चार्ट के अंदर. पहली स्टेट है सॉलिड, लिक्विड और गैस, और अब दी गई है प्रॉपर्टी. तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं स्पेस के बारे में. इंटर पार्टिकल, सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेसिंग मिनिमम है. लिक्विड के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेसिंग लिटिल मोर देन सॉलिड्स है. और गैस के अंदर इंटर पार्टिकल स्पेसेस मैक्सिमम है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है पैकिंग ऑफ पार्टिकल. स्पेस जब सॉलिड में मिनिमम थी तो ऑब्वियसली वो क्लोजली और टाइटली पैक्ड थे. और इंटर स्पेसिंग जब लिक्विड्स के अंदर थी लिटिल बिट, तो पार्टिकल्स आर लिटिल लूजली पैक्ड देन इन सॉलिड्स. अब क्या था कि पार्टिकल्स जो थे वो लिटिल लूजली पैक्ड थे इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स. और गैस के अंदर पार्टिकल्स आर फ्री. थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का. मतलब आपकी जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस है, इसमें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस मैक्सिमम थे. इसमें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस स्लाइटली वीक थे इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स. और इसमें तो बिल्कुल ही वीक थे. गैसेस में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज मिनिमम और नेग्लिजिबल. ठीक है जी. लास्ट पॉइंट पे आ जाइए. मूवमेंट पे बात कर रहे हैं, मूवमेंट पे आ जाते हैं. मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स नेग्लिजिबल थी सॉलिड में, क्योंकि हिल नहीं पाते थे, क्योंकि पार्टिकल्स टाइटली पैक थे और उनका जो अट्रैक्शन, पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स था वो काफी हाई था. तो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेस. नेग्लिजिबल मूवमेंट है और सिर्फ ओनली वाइब्रेशंस कैन हैपन. ठीक है. लिक्विड के अंदर वेराज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड स्पेस. मूवमेंट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स की, लेकिन एक लिमिटेड स्पेस, एक लिमिटेड दायरे के अंदर. वेरस गैस का सीन ये है कि गैसेस के अंदर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन ऑल द अवेलेबल स्पेस. जितनी भी आप स्पेस अवेलेबल होगी मिलेगी गैस, उतनी स्प्रेड होगी, उतनी ही वहां पे उसके पार्टिकल्स जा सकते हैं. दे आर एब्सोल्युटली फ्री टू मूव, क्योंकि ना तो वो टाइटली पैक्ड है, ना तो वो क्लोजली हेल्ड है, और ना ही उनके अंदर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस है. ठीक है. मिनिमम है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो इजिली फ्रीली मूव कर सकते हैं. तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हुआ खत्म. होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आप ध्यान दें तो कुछ स्नैपशॉट दिए हुए हैं नेक्स्ट पेज पे, जो मैं एक बार रीड कर रही हूँ. आप भी मेरे साथ रीड करिए ताकि हमारा चैप्टर का जो रिवीजन है वो भी साथ साथ हो जाए. So, snapshot में first point is that matter is composed of extremely small particles. Matter जो होते हैं वो composed होते हैं छोटे छोटे particles. बिल्कुल सही. The particles are held together by interparticle forces of attraction. पार्टिकल क्यों हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ? क्योंकि उनमें आपस में होता है इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. थर्ड पॉइंट है द इंटरपार्टिकल अट्रैक्शंस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड्स, a little weaker in liquids, and the lowest or the weakest in gases. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है solids have a fixed shape and size due to the strong interparticle attraction, minimum interparticle space, and no free movement of the constituent. जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एक फिक्स शेप होती है और साइज होता है. क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन, आपस में पार्टिकल्स बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन फोर्स है. मिनिमम इंटर पार्टिकल स्पेस है, स्पेस ही नहीं है बीच में, और अट्रैक्शन का फोर्स उसकी वजह से और बढ़ जाता है. एंड नो फ्री मूवमेंट, और कोई फ्री मूवमेंट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की. तो ये रीजन है कि सॉलिड्स जो है वो फिक्स्ड शेप में और फिक्स्ड साइज में होते हैं. The interparticle attraction in liquids is slightly weaker than in solids, enabling the particles to move within a particular space and providing them with a little more interparticle spacing. अब अगर लिक्विड्स की बात करें तो इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन जो है लिक्विड्स में वो स्लाइटली वीक है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, enabling the particles to move within a particular space. जैसे कि हमने पानी जार में डाला तो उसने जार की पोजीशन ले ली, जो भी उसको स्पेस मिला उसने वहां पर जाकर अपने पार्टिकल स्प्रेड कर दी. ठीक है. प्रोवाइडिंग देम विद अ लिटिल मोर इंटरपार्टिकल स्पेसिंग, और स्पेसिंग भी होती है दो पार्टिकल्स के बीच में. देयरफॉर लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है, अगर 200 मिलीलीटर है तो वो 200 मिलीलीटर ही रहेगा, लेकिन कोई फिक्स शेप नहीं.
आप पानी को थैली में डालो तो थैली की शेप ले लेगी, आप पानी को होली खेलते हो तो गुब्बारों में डालते हो तो गुब्बारे की शेप ले लेगा, बकेट में डालोगे तो बकेट की शेप ले लेगा, ग्लास में डालोगे तो ग्लास, और जार में डालोगे तो जार। ठीक है। लास्ट पॉइंट देखते हैं जी। द इंटरपार्टिकल अट्रैक्शंस इन गैसेस आर नेग्लिजिबल, मेकिंग देयर पार्टिकल्स completely free to move from one place to another and resulting in maximum interparticle space. Therefore, gases have no fixed shape, no wall. अब वो क्या कह रहा है कि जो इंटरपार्टिकल अट्रैक्शंस है गैसेस में वो तो है ही नहीं, नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो, मेकिंग देयर पार्टिकल्स कंप्लीटली फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन एंड रिजल्टिंग इन मैक्सिमम इंटरपार्टिकल स्पेस। इतना इंटरपार्टिकल स्पेस है आपस में कि कोई अट्रैक्शन आए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ ही नहीं पा रहा दो पार्टिकल्स के बीच में। इसलिए गैसेस जो है जितनी भी अवेलेबल स्पेस है वहां पे स्प्रेड हो सकती हैं, वहां पे मूव हो सकती हैं, और इन्हीं रीजंस की वजह से ना तो गैसेस का कोई फिक्स शेप है और ना ही कोई। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कंसेप्ट जो आपको क्लियर ना हो, प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर। और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा करना चाहते हैं मुझे जरूर बताइए, उसका वीडियो भी मैं जल्द से जल्द पोस्ट करूंगी। थैंक यू सो मच।